हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर टेंथ में जो अपने पास फिजिक्स में जो चैप्टर आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास लाइट वाला चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और एक वर्क एनर्जी पावर है। तो इस चैप्टर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि करंट क्या होती है, तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास व्हाट इज करंट, ठीक है। करंट क्या है, तो कि कोई भी एक वायर है जैसे मान लो, है ना, और इस वायर करंट कंडक्टिंग वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि करंट की अगर डेफिनेशन लिखें तो द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। या सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक ही बात है कि उसमें हमने बोला कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, it means the rate of flow of charge is called current, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि किसी भी एक वायर से t टाइम में, इस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम t में, अगर मान लो यहां से जो पास होने वाला जो चार्ज है वो कितना है, q, तो करंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन में t, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर इसको अपन यहाँ वेरिएबल चार्ज के लिए लिखें तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन में dt, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो ये हम यहां से लिख सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन है करंट की, ठीक है। अब यहां से बात करें अपन की चार्ज क्या है। चार्ज की अगर अपन बात करें तो चार्ज देखो यहां पर बेसिकली जो कंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है, हमने कहा कि चार्जेस की वजह से वो चार्ज यहाँ तो बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर जो करंट आती है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, ठीक है ना। बाकी अपन स्टार्टिंग में ये भी बोला गया कि फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें पॉजिटिव भी लिया गया, नेगेटिव भी लिया गया। तो सिंपली अगर अपन इसकी डायरेक्शन की बात करें करंट की, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, जिधर फ्लो कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन। अब कंडक्टर के अंदर मैंने कहा कि जो करंट आती है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यहां से अपन ये बता सकते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन के बारे में होगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि करंट को मेजर किस में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करें चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में, ठीक है, और टाइम को मेजर किस में करते हैं, सेकंड में। तो इस प्रकार से करंट का अगर यहाँ पर यूनिट देखा जाए, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, कि इसको किस में मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करेंगे कूलम अपॉन में क्या जाएगा, सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड। और कूलम अपॉन सेकंड को कॉमन साइंटिस्ट के नेम पर बोल दिया गया एम्पियर। क्या बोल दिया गया, एम्पियर। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर या कूलम अपॉन में सेकंड, ठीक। अगर इसकी छोटी यूनिट में अगर अपन बात करें तो छोटी यूनिट में लिख सकते हैं अपन, जैसे 1 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और क्या हो जाएगा, एम्पियर। मिली का हो गया 10⁻³ अच्छा, ऐसे ही हो सकता है 1 माइक्रो एम्पियर बोलते हैं इसको, इस तरह से लिखते हैं इसको 1 माइक्रो एम्पियर। ये होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार से होता है नैनो एम्पियर, स्मॉल एन ए, तो ये होता है नैनो एम्पियर। तो ये हो जाएगा अपना 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। इस तरह से अपन ये यूनिट बना सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि करंट की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये सब अपन ने देखा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन किधर आती है ये भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अगर यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना चाहें, ठीक है ना, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जैसा कि अभी हमने देखा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, ठीक है। या स्मॉल क्यू लिखा था हमने, कैपिटल क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी एक कंडक्टर से
फ्लो होने वाला चार्ज मान लो कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज है 1 कूलम, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है मान लो 1 सेकंड में। कहने का मतलब मैं अगर Q की वैल्यू 1 कूलम ले लूं और टाइम कितना लगा मान लो फ्लो होने में 1 सेकंड, तो I इज इक्वल टू यहां से Q की वैल्यू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड, ठीक है। कूलम अपॉन सेकंड को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 1 एम्पियर। तो क्या डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो उसको अपन यहां से डिफाइन करेंगे, क्या बोल सकते हैं कि इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन करंट थ्रू द कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद में छोटा सा अपन क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, क्वेश्चन है हमारे पास ये, और आप इसको डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा इसका, कि कोई भी एक अपने पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर से मान लो 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। पर सेकंड इससे गुजरने वाला, इससे पास होने वाला जो चार्ज है वो कितना है, ठीक है, 1 कूलम। तो मैंने कहा कि इससे यहां से चार्ज जो पास हो रहा है वो कितना है 1 कूलम, और वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, टाइम कितना 1 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कोई एक कंडक्टर जिसमें से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है, तो आपको ये बताना, या जरूरत भी नहीं है इस चीज की, चलो ठीक है, टाइम नहीं ले रहे हम, बस इतना सा बताना है आपको कि इस 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पास करें, ठीक है ना। चलो, तो अपन क्वेश्चन बोल सकते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। जो कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज पास करा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास करे, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए तो आपको मैंने अभी बताया कि चार्ज यहां पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप सबको याद होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। अगर हम बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना मिलेगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें चार्ज ऑन, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने जाएंगे, n इंटू में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इसको सिंपली अपन क्या लिख देते हैं, e के रूप में, मतलब e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। e मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसको बोल देते हैं अपन e, और इसकी वैल्यू होती है ये वाली, तो हम इसको लिख सकते हैं n, ठीक है। तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना होता है ne, ओके। मतलब सिंपली अपन लिख सकते हैं कि Q दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n, Q क्या है, चार्ज, ठीक है ना, n क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और E कितना है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 कूलम, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है, n की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और तो बस यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से n इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं Q अपॉन में E, तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 1 कूलम और अपॉन में E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है माइनस 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर कितना लिख सकते हैं प्लस 19 अपॉन में 1.6। अब थोड़ा सा हम क्या लिख सकते हैं,
कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो क्या, या फिर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, या 10 से कर लो, चलो 10 अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको 16, ठीक है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं 100 बनाने के लिए इसको 10 टू पावर 18 और यहाँ क्या हो जाएगा अपॉन में 100 और अपॉन में क्या बचेगा 16 क्यों किया है। 10 से आप क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 10 टू पावर वैसे 20 लेकिन 10 टू पावर 18 इंटू 100 लिख सकते हैं उसको, और ये कितना हो गया 16। अब 100 में 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.25 और इंटू में कितना हो गया 10 टू पावर 18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसमें 1 कूलम्ब चार्ज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में इसको नहीं लिख सकते, पॉइंटों के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 625 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 16। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम्ब चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला किसका है कि n इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, तो Q इक्वल टू n। तो ये हमारा करंट के बारे में है। तो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, इसकी यूनिट देखी, ठीक है। उसके बाद में 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, वो होगा एमीटर, ठीक है। तो करंट मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है एमीटर, जिसका सिंबल वाइज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से सर्किल में ए लिख देते हैं प्लस माइनस इस तरह से, ठीक। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एमीटर, एंड दिस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा जो एमीटर होगा वो सीरीज में ही कनेक्टेड होगा। दो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एमीटर हमेशा किसमें कनेक्टेड होगा सीरीज में। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, मान लो कोई भी एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बैटरी के द्वारा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगाया जाएगा। रेजिस्टेंस मान लो आर है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये सेल बैटरी का सिंबल है, ठीक है। अब हमें मान लो इसमें करंट, क्योंकि बैटरी से करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। अब बात आती है कि अगर हमें इसमें करंट मेजर करनी है तो एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसके सिरों पर जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, सॉरी, इसके सीरीज में जोड़ना, क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे तो आपको करंट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सीरीज में जोड़ना पड़ेगा कि जो एमीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ किसमें कनेक्टेड हो गया सीरीज में। तभी ये क्या करेगा कि इससे जो मान लो इसमें करंट आई जा रही है तो इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट यहाँ से है बता देगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हमें करंट मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एमीटर। और ये एमीटर हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसमें कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा, ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये करंट के बारे में हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसकी बात करते हैं, जिसको जनरली डेल्टा और वी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा किसको बताता है परिवर्तन, चेंज को, ठीक है। डेल्टा भी बताता है चेंज को, डिफरेंस को, ठीक। तो देखो एक बार इस चीज को समझना, फिर अपन डेफिनेशन लिखेंगे इसके। मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज मान लो Q, ठीक है। उसको ये है पॉइंट B, ठीक है, और ये है मान लो पॉइंट A। अब उस चार्ज पार्टिकल को इस B पॉइंट से कहां पर आना है, मान लो A पॉइंट पर लाना है, ठीक है ना। B पॉइंट से किस पे लाना है, A पॉइंट पे।
तो इस चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको ये पता मतलब आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे ला रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो आपको डेफिनेटली यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट बी से ए पे लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मान लें कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VB और इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो कितना है VA, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल VB और यहाँ पोटेंशियल कितना है VA। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल या ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, यहां पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, W अपॉन Q के, ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैं यहां से डेल्टा V लिखना चाहूं तो डेल्टा V, देखो ये इनिशियल पॉइंट और ये होगा हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और ये क्या होगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और डिफरेंस हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने कहा कि अगर इफ Q इज इक्वल टू कितना कर दूं भाई, 1 कूलम, ठीक है, यूनिट चार्ज ले लो, इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज। अगर यहाँ यूनिट चार्ज Q इक्वल टू 1 ले लिया जाए तो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो ध्यान से, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी, 1 ले ली, तो इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another point in electric field। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सिर्फ अगर हमें मान लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही डिफाइन करना है, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताना है तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पॉइंट बी है, मान लो जो हमने यहाँ दिया है वो पॉइंट बी कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। इफ यहाँ कंडीशन लगा देंगे पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, अगर हमारा पॉइंट बी कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पे होगा तो आपको ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, मानते हैं अपन, कंसीडर करते हैं 0। अगर पॉइंट बी है ना, अभी पॉइंट बी ये रहा और पॉइंट बी पे हमने पोटेंशियल कितना माना, VB। अब हम कह रहे हैं पॉइंट बी अभी तो कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन अगर ये पॉइंट बी अपन कहाँ ले लें, इन्फिनिटी पे ले लें, और इन्फिनिटी पर वहां पोटेंशियल कितना होगा, 0। इसका मतलब if point B is at infinity then potential at point B that is VB equal to कितना होगा, 0। ये कंसीडर करके अपन चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ VB 0 पुटअप कर दो, तो VB अगर 0 होगा तो पॉइंट A पर पोटेंशियल तो यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, यहाँ देखना VA बचेगा और माइनस क्या होगा, 0 दैट इज इक्वल टू W अपॉन में क्या हो जाएगा, Q, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, VA क्या है, ये VA है पॉइंट A पर पोटेंशियल, VB क्या है, पॉइंट B पे पोटेंशियल, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना लेते हैं, 0, ठीक है। चलो, और अगर हम VA माइनस VB लिखना चाहें तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहां से अगर वही सेम Q इज इक्वल टू कितना ले लें, 1 कूलम, मतलब हम यूनिट चार्ज ले लें। अगर यूनिट चार्ज ले लेंगे तो पॉइंट A पर पोटेंशियल जो होगा दैट इज इक्वल टू W। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो क्या क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट बी कहाँ है, इंफिनिटी पे, ठीक है, और ए कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो हमें इस बार चार्ज पार्टिकल को कहां से लाना है, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जो पॉइंट है उस पे लाना है। तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वर्क डन के, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, ठीक है। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is equal to work done in bringing a unit charge from infinity to that point in electric field, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किसमें करते हैं, मींस इनका ऐसा यूनिट क्या होती है, इनकी ऐसा यूनिट की अगर अपन बात करें तो इनकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट पे नेम पे। हम यहाँ से देखते हैं, हम पढ़ के आए हैं VA माइनस VB, अभी पढ़ा W अपॉन में क्या होता है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस पे ले लो या फिर पोटेंशियल पे लो, किसी पॉइंट पर मान लो वो पॉइंट A है, वहां पर पोटेंशियल कितना आया, W अपॉन में, क्यों, ठीक है। अब यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अगर निकाली जाए, ठीक है ना, यूनिट देखें वर्क जूल और अपॉन में चार्ज की क्या होती है, कूलम, यहां से भी वही बात है, जूल अपॉन में कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल अपॉन में कूलम, और जूल अपॉन में कूलम को बोल सकते हैं अपन वोल्ट, क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, साइंटिस्ट के नेम पे, या जूल अपॉन कूलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को इनके ऐसा यूनिट होगी, ध्यान रखनी है। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि करंट को मेजरमेंट करने का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं एमीटर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्टमीटर। क्या नाम है इसका, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको, और एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा। वो कैसे मैं बना देता हूं, मैंने माना कि एक रेजिस्टेंस, ठीक है, R है, और ये किसी एक बैटरी या सेल से कनेक्टेड है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बैटरी का कुछ EMF है, यहां से करंट मान लो कितनी फ्लो कर रही है, I, ये करंट यहां से गुजरेगी, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मुझे अच्छा इसका सिंबल अगर देखा जाए तो वोल्टमीटर V इस तरह से लगा दिया जाता है, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल हो गया वोल्टमीटर का। अब मैंने कहा कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा। अगर इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मुझे इसके साथ इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, V वोल्टमीटर इसको किसमें जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया V, ये दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये कंडीशन है। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा जब हम एक वोल्टमीटर की हेल्प से क्या मेजर कर रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एमीटर कनेक्टेड होगा ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको सर्किट बना के यहाँ पे है। इसके बाद अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लें, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 5 कूलम चार्ज इज टेकन from A point to B point, then work done is 20 joule. Calculate potential difference between A and B. ठीक है, तो हमने चार्ज पार्टिकल जो है Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 कूलम, ठीक है, 5 कूलम दे रखा है, और उसको किसी पॉइंट कहां से, A से B ले जा रहे हैं हम। तो पॉइंट A से B, A से कहां लेके जा रहे हैं, B पे लेके जा रहे हैं। तो इसमें उसने वर्कडन कितना किया, वर्कडन W कितना दे रखा है, 20 जूल। तो हम फॉर्मूले से जानते हैं, ठीक है, कि यहां से क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट A फाइनल पॉइंट B, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। तो VB फाइनल माइनस इनिशियल, W अपॉन में क्या होगा, Q, VB माइनस VA,
क्योंकि यहाँ इसने सिंपली बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो पॉइंट ए और बी के बीच में। ये तो नहीं बोला कि आप वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करो या फिर वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करो, ठीक है। इसने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बी माइनस वी लिख दो या वी ए माइनस वी लिख दो, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ से, सिर्फ उस कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड बहुत बताना है। W कितना दे रखा है 20, अपॉन में चार्ज की वैल्यू कितनी है 5, कितना आ गया 4, क्या आ गया 4 वोल्ट, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बोलता कि आप VB माइनस VA ही निकालो तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आई गए तो 4 वोल्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोल देता कि VA माइनस VB निकालो, तो आपको पता है जब VB माइनस VA हमारे पास 4 वोल्ट आया है तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, माइनस का 4 वोल्ट। कहने का मतलब हमारे पास जो B है, B पॉइंट वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलो तो ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा है। इसके बाद अपन बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है ना। ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था ओम, उसने बताया, जर्मन साइंटिस्ट था, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना, कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, जब उस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स को अगर हम उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, किसी भी एक बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे तो इस कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। और मान लो इस बैटरी पर हमने जो इसकी हेल्प से यहाँ पर इनके एंड पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो कितना है V, ठीक है। तो ओम्स ने क्या बताया कि अगर कुछ क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, इन सबको कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है ना, देन इफ a potential difference is applied across the ends of an conductor, then current will flow through the conductor, ठीक है। and as we increase this potential difference, then current through the conductor will also increases, ठीक है। it means potential difference V is directly proportional to I, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ से निकल के आया। तो वापस देखो कि ओम ने बताया गया था कि उसने कहा कि अगर कुछ क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर, इस वायर का लेंथ वगैरह, क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह, ये सबको कांस्टेंट मान के इनको कांस्टेंट रखा जाए, एंड देन इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस किससे लगा सकते हैं, कोई भी एक बैटरी कनेक्टेड कर दो, ठीक है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए तो इस कंडक्टर में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। एंड ये इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, करंट इसमें से गुजरने वाली, इसमें पास होने वाली करंट भी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। as the potential difference increases, then current flow the conductor will also increases, it means V is directly proportional to I, लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो V इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं, IR। यहां से ये है ओम्स लॉ की इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया। तो यहां से जो हमारे पास R आया है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी इसको हटा के इक्वलिटी लगाया तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। फिर अगर हम यहां से देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो y इज इक्वल टू mx, उसी इक्वेशन को मतलब फॉलो कर रहा है ये, ठीक है ना। ये हो गया मान लो v और ये है हमारा पास I। तो अगर इसको कंपैरिजन करें, y इक्वल टू, आप सब जानते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, c यहाँ पर 0 है तो y इक्वल टू mx। इसका मतलब जो लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, वो कहां से पास कर रही है, ठीक है ना, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो v और i के बीच में, यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हो v और i के बीच में, ठीक है ना, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये सब आपको लिखना है जब भी आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पूछे तो,
ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये सब आएगा और उसके बाद में V और I के बीच में, तो V और I के बीच में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो इस टर्म के बारे में अपन थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस क्या है, अगर इसका छोटा सा मतलब मीनिंग समझें, आता कैसे वो समझाएंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मींस जो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में यहाँ पर कौन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। मैं बताया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज किसकी वजह से आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग जो भी है उसकी लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सबसे अलग अलग चीजों के कारण, ठीक है, तो इसके अंदर सबका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या, इसको एक मीनिंग में समझे तो वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जिनके कारण करंट आ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उनके फ्लो में जो ऑब्स्टेकल है वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। चार्ज के फ्लो में, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जहां पर जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस के फ्लो में ऑब्स्टेकल ज्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस भी वहां उस कंडक्टर का क्या निकल के आएगा, ज्यादा। और जहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्टेकल कम आ रहा है, ठीक है, वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब आसानी से वहां करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्टेकल कम आ रहा है। चलो ये सब पॉइंट्स है और इसके बारे में अपन अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के लिए जो सर्किट बनता है वो कैसा है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल सर्किट, ठीक है, डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ में करते क्या है, आपको पता है ओम्स लॉ जो है वो V और I के बीच में कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट है, ठीक है। दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। तो देखो एक मान लो एक कोई भी एक वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बोल दो या सिंपल एक वायर, एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R। अब इस कंडक्टर की एंड पॉइंट्स पर हमने क्या जोड़ दिया, बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इस पे मान लो इसका वोल्टेज या इसका जो ईएमएफ वो कितना है, V। मतलब इसके एंड से लेकर जो हमने जोड़ा है बैटरी, जिससे उस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, V। तो यहां से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्राफ ओम्स लॉ अगर वेरिफिकेशन करना है तो वी आई ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पता है वी है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कहां से मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे हम कहां से, वोल्टमीटर से। और करंट कहां से मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे हम एमीटर से। मतलब आपको यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि करंट को मेजर करने के लिए चाहिए अपने को एमीटर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए चाहिए अपने को वोल्टमीटर। तो अपन कैसे यहाँ पर जोड़ना कैसे वो आपको क्लियर है। एमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, एंड वोल्टमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे एमीटर, क्योंकि एमीटर इस रेजिस्टेंस के किसमें कनेक्टेड हो गया है, सीरीज में, ठीक है। जबकि हम अगर वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो आपको किसमें जोड़ना पड़ेगा, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हमने इसको जोड़ दिया किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्म हो गया। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। हमें इस V की जो वैल्यू जो नोट करेंगे एक्सपेरिमेंटली वो यहाँ वोल्ट मीटर से करेंगे, और करंट की वैल्यू जो मेजर करेंगे वो इस एमीटर से करेंगे, ठीक है। बाकी हम रियोस्टेट भी यूज कर सकते हैं कहीं के बीच में, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, जिस रियोस्टेट की हेल्प से, ठीक है ना। अपन जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन एक ही वैल्यू लेनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे अगर रियोस्टेट अगर आपको जोड़ना ही है तो यहाँ से हम जोड़ सकते हैं आगे सीरीज इस एमीटर के आगे, ठीक है। एमीटर को यहाँ जोड़ दो तो एक ही बात है, रेजिस्टेंस के साथ किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, रियोस्टेट। रियोस्टेट
RH से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इट इज ए वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना, वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं इसको, जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। ये मतलब इस तरह से तीर का निशान होगा ना, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसके बिना भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम क्या है, इसका काम है रेजिस्टेंस, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करना या कंट्रोल करना। इस प्रकार से ये ओम्स लॉ हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक टर्म आई थी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में अपन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा V इज इक्वल टू क्या होता है, I। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में I। तो मैंने बोला रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस, तो बता ही देते हैं कि रेजिस्टेंस इज ए फैक्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। क्लियर पॉइंट रखना है कि ये क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है, रोकता है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है फ्लो ऑफ चार्ज में। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम यहां से बात करें कि ये आखिर आता कैसे है, ठीक है ना, या उससे पहले एक बार हम यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इस यहां से यूनिट की अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, यहां से अगर यूनिट की बात करें तो यहां से देख सकते हैं V वोल्टेज इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट हो गया। और अपॉन में करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट अपॉन में एम्पियर, और साइंटिस्ट के नेम पर इसको बोल दिया गया ओम, और इसका सिंबल कुछ इस तरह का, ठीक है, बनाया गया, ये है ओम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इट इज वोल्ट अपॉन में एम्पियर और ओम, और सिंबल वाइज इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आता है अपने एक और छोटा सा क्वेश्चन कि डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, कि 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो यहां से देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना ले लूं, 1 वोल्ट, ठीक है, और करंट की वैल्यू जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितना ले लूं, 1 एम्पियर, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 1 वोल्ट, और अपॉन में I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, ओम। तो दिस इज 1 अपॉन 1 क्या आएगा, 1 ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओम। तो 1 ओम वैल्यू कब आएगी, जब V की वैल्यू 1 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी हो, 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, इफ 1 volt potential difference is applied across a conductor, then current flow through the conductor is 1 ampere, then resistance of that conductor is equal to 1 ohm। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, देख लो। if 1 volt potential difference is applied across a conductor, then current flowing through the conductor is 1 ampere, then resistance of that conductor is equal to 1 ohm, ठीक है। ये इसकी होगी डेफिनेशन ऑफ 1 ohm, ठीक है। इसके बाद में आखिर ये देखना कि आखिर ये आया किस तरह से, इस चीज को और थोड़ा डीपली पढ़ना चाहें तो वो देखो कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे हमने पढ़ा, मैं थोड़ा इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप बना लेता हूँ, बड़ा रूप में बना लेते हैं। एक हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर होते क्या है, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जनरली कंडक्टर क्या होते हैं, जो मेटल्स जो होती हैं वो जनरली कंडक्टर में आते हैं। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की बात के बारे में बात करें तो नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, वो बॉन्ड से बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही क्या प्रोड्यूस होती है, करंट। इसलिए जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें करंट फ्लो करती है, नॉन कंडक्टर में नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में है, फ्लो नहीं कर रहे होते, और फ्लो नहीं कर रहे तो करंट वहां पे नहीं आती। जैसे नॉन कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो रबर, प्लास्टिक वगैरह सब होगी, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल में बात करें या कंडक्टर की बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, एयू वगैरह ये सब हो गया। चलो अब अपन बात करते हैं आगे ये रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, तो हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पर एटम्स हैं और आयंस हैं, ठीक है, एटम्स और आयन भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में कुछ एटम्स और आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या किया है इस कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर की एंड पॉइंट्स पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, मान लो बैटरी का ईएमएफ कुछ भी है, ठीक है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हैं, फिर हायर पोटेंशियल बोल सकते हैं। प्लस मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस मतलब क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडक्टर की अंदर की तरफ है ना, यहाँ अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आपके काम नहीं आएगा, वैसे 12th में जाओगे तो ये पढ़ने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। चलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब एक पॉइंट और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर इसको समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा कोई भी और चार्ज होता है तो उस पर क्या लगता है, कोई भी चार्ज जो चाहे उसमें प्रेजेंट, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको समझना चाहो या लिखना चाहो लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इधर, ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अगर इसमें मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, भाई चार्ज है तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। कहाँ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वही है, चार्ज है तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इधर मूव करेगा और इस फोर्स की वजह से इधर मूव करेगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ अलग चीज बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ हम बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पर जैसे इसके ले लेता हूँ, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूं मैं, बाकी आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स देखा जाए तो कहां लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां बना है, इस तरफ, तो इस इन जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब पे फोर्स कहां लगेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर मैं इसको ए एंड पॉइंट बोल दूं, इसको बी पॉइंट बोल दूं, तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी, तो चलो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कहां लगेगा, बी से ए की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो करंट की डायरेक्शन कहां होगी, ए से बी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो उधर करेंगे, और करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इधर डायरेक्शन की बात होगी। अच्छा, हम बात करें मेनली रेजिस्टेंस की। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब इन पे जो फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहां पर आपको पता है और एटम्स और आयंस भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन उन एटम्स और आयंस से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। और कोलाइड करके करेंगे, अब जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या आएगा, ऑब्स्टिकल, एंड दिस ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
जहां पर ऑब्स्टेकल कम होगा उस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो में ऑब्स्टेकल ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वहां उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया होगा कि ये आपके रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है, कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो जब फ्लो करते हैं तो वहां उस कंडक्टर में कुछ एटम्स और आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उन एटम्स और आयन से उनकी क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। और ये कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको पता है ऑब्स्टेकल आएगा, और इस ऑब्स्टेकल को ही क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इन एटम्स और आयंस के कारण, है ना, एटम्स और आयंस के साथ इस इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर हो रही है उसके कारण, कोलिजन हो रहा है उसके कारण, ठीक है। और ये ऑब्स्टेकल को ही अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एक वायर में आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये दोनों चीज आपको बताइए, ठीक है। अब बेसिकली ओम्स लॉ से हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। अगर इसका एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालें कि उसके कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन विच resistance of a conductor depend, ठीक है। ये तो पहले फैक्टर की बात करते हैं, जैसे अपन इधर बना लेते हैं, एक मान लो एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मान लो कितनी है, r, ठीक है। जैसे कि ये हमने लिया एक कंडक्टर, इसकी लेंथ, कंडक्टर एक वायर है, वायर कंडक्टर जो भी है, ठीक है ना, मेटेलिक, तो एक इसकी लेंथ कितनी है L, और ये उसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल, पूरे का एरिया की बात नहीं कर रहे, दूसरा अपन पॉइंट ले रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कितना है A। अब देखो कोई ये वायर है तो किसी ना किसी कंडक्टर, मतलब कंडक्टर है तो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। अभी किसी का भी बना हो सकता है, कॉपर का बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का बना हो सकता है, सिल्वर का बना हो सकता है, गोल्ड का बना हो सकता है, व्हाटएवर किसी का भी बना हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज के अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो मान लो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, L is the length of the conductor, A is the cross sectional area of the conductor, and rho is the resistivity of the conductor, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड करेगी आखिर ये जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स वैल्यू होती है। अगर कॉपर का बना हुआ तो उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, कुछ और फिक्स होगी, मतलब जो भी कॉपर के अकॉर्डिंग होगी, और मान लो सिल्वर का बना हुआ है तो सिल्वर के अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टिविटी, मतलब अलग अलग मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो इस रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। चलो अब यहां पर देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, पहला पॉइंट ये है। मतलब एक वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जो लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। अगर उसकी लेंथ कम है किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहां से चीज क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ ए कंडक्टर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, ठीक है ना, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और जिसका एरिया जो ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ज्यादा, ठीक है। थर्ड फैक्टर अगर अपन बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, इस रेजिस्टिविटी पर, ठीक है ना, तो वो बेसिकली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी। चलो या फिर इस चीज को अपन प्रोपोर्शनलिटी के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखें, कंबाइंडली फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, इन दोनों से, ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या R प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन में A। तो
तो R प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के लिए अब फॉर्मूला जो आएगा R इक्वल टू रो L बाई A। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, वो L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अगर फैक्टर की बात करें तो इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर है दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कैसे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यहाँ से हम दोनों से इन दोनों इक्वेशन से ये लिखा और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, रो आ गया। रो को हमने क्या बोला है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी जैसे मैंने बताया भी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की। जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिख सकता हूं बेसिकली ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या क्या हो गया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है, जो वायर है हमारे पास, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है ना, एयूं गोल्ड का, ठीक है, जो भी है व्हाटएवर, एल्यूमिनियम का, इन सब पे डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अब कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वही सेम कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हमारे पास तीन ऐसे फैक्टर हो गए। बेसिकली जो ये फैक्टर आया ना वो यहीं से आया है। अगर हम इसको चौथा फैक्टर भी जोड़ना चाहेंगे, रेजिस्टेंस इज, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे एंड मटेरियल। तो हम क्या लिख सकते हैं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो हम ये जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम देख सकते हैं जो कंडक्टर होता है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर उस कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कंडक्टर के किस मटेरियल का बना हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है। ये चार फैक्टर हो गए। ठीक है ना, कैसे कैसे करता है वो आपको दिखा रखा है। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की बात करें, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो सिर्फ कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो। पहला है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और दूसरा है टेम्परेचर। कैसे करता है टेम्परेचर पे बता दिया। ठीक है ना, बाकी आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी कहीं यहां से बना लो कि R, अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी लिखना चाहूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा RA और अपॉन में L। तो लगेगा आपको ये R पे डिपेंड, A पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नहीं, जो ये रेजिस्टिविटी है ये, ठीक है ना, एक वायर की रेजिस्टिविटी उस वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल समझना है कि मान लो ये वायर है, ठीक है ना, ये चलो एक ही वायर है, माने इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, कॉपर के बने हुए हैं, ये वायर जो है मान लो कॉपर का बना हुआ है और मैं इसको ब्रेक कर दिया, मान लो इसकी रेजिस्टिविटी, जो ये सिंपल वायर था इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, तोड़ दिया इसको, दो टुकड़े कर लिए, हमें साफ साफ दिख रहा है इसका, इसकी लेंथ कम है और इस वायर की लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपको पता है इससे तोड़ा है, तो ये भी कॉपर का ही पीस होगा, ये भी कॉपर का ही पीस है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर सेम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। ये मैटर नहीं करता कि इसकी लेंथ ज्यादा है या इसकी लेंथ कम है, क्योंकि इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर सिर्फ दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, लेंथ पे, ठीक है ना, ये तो है रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।